हेलो दोस्तों, मेरा नाम यासिन है और जैसा कि आप जानते हैं आज सेकेंड फरवरी 2023 है और आज से इंटर की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है। और आज फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में आज फिजिक्स का पेपर संपन्न हुआ और बहुत बच्चों ने फिजिक्स के पेपर को सॉल्व किया। कुछ को कठिनाइयाँ हुई, कुछ का एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छा गया। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और मैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस था और उनके क्या करेक्ट आंसर्स थे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आपको अगर किसी भी प्रकार से ये हेल्पफुल दिखेगा तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि किसी भी प्रश्न का आंसर डिटेल में आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका एनालिसिस आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ क्वेश्चन पेपर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है और 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, जिसमें 30 का आपको आंसर करना होता है और 30 में 30 मार्क्स होते हैं। बाकी के जो सब्जेक्टिव्स होते हैं इससे आपको आंसर प्राप्त करने होते हैं, कुछ नंबर्स प्रैक्टिकल के होते हैं। कुल मिलाकर के 100 नंबर्स का एग्जाम्स होता है। तो आइए देखते हैं हम कि 70 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्या कुछ रहे थे और उसका क्या कुछ करेक्ट आंसर्स रहा था। फर्स्ट वन, गोली दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑफकोर्स बढ़ जाएगी। आप चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा तो ये 1 होगा। ऑलराइट। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, ये काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। 4 नंबर पे आइए। किसी इंडक्टर, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर, जिसको LCR द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के कलांतर होता है, ये क्या होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, क्या होता है भाई? तो ऑप्शंस हैं बराबर, कम, अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अधिक होता है। ऑलराइट। एक्स किरणें क्या होती हैं? आप सब जानते हैं, ये गतिमान ऋणात्मक आयन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, जिसमें कि 40 सेंटीमीटर ये फर्स्ट डिस्टेंस है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी ये सेकंड है। तो इसमें आप फॉर्मूला में सेट करिए, इससे आपको f का वैल्यू निकल जाएगा और फिर डायोप्टर यानी p का वैल्यू आप याद कर सकते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2.5। ठीक है, और थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा जेंटलमैन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। व्यतिकरण की घटना का कारण है तीव्रता परिवर्तन, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। और ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? 4 इसमें है ऑप्शंस। फ्लिंट कांच का प्रिज्म है, सोडियम क्लोराइड का प्रिज्म है, निकाल प्रिज्म है, बाई प्रिज्म है। तो इसका आंसर सी नंबर यानी निकाल प्रिज्म होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एरो और पूर्ण विराम के जैसा आप चिन्ह देखते होंगे, ये किसका प्रतीक है? पूछा है डायोड का और ट्रांजिस्टर का, पी टाइप का, एन टाइप का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायोड। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, क्या होती है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें जो डी ऑप्शन है कोई नहीं, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि एम्पियर भी नहीं होगा, वोल्ट भी नहीं होगा, ओम भी नहीं होगा, तो कोई इसका इकाई नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इनमें से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? सॉरी, इनमें से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? तो इसमें और, नॉट, एंड और नैंड दिया हुआ है, तो इसका आंसर नैंड होगा। ऑलराइट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हम लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और बहुत शॉर्ट में मैं आपको सिर्फ जो इसका आंसर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। UHF यानी इसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। तो UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की तरंगें प्राय कैसे संचालित होती हैं? तो आंतरिक तरंगें हैं। ये कैसी होती हैं? तो आंतरिक तरंगें हैं ऑफकोर्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक रेडियो समस्थानिक यानी रेडियो समस्थानिक
आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक रेडियो समस्थानिक बिस्मथ का एटॉमिक मास दिया हुआ है 210 का, पूछ रहा है कि अर्थ आयु 5 डे है, तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश होगा। तो 1/4 इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है? तो 10⁻42। एंड क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। दो आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा? तो देखिए दिया हुआ है A में Q/2, B में -Q/4 और C में -4Q और D में +Q/4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेंटलमैन -Q/4। आइए 18 देखते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे? तो इसका आंसर 0 होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? तो विद्युत फ्लक्स दिया हुआ है, विद्युत विभव दिया हुआ है, विद्युत क्षैतिज ऊर्जा दिया हुआ है और डी इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत तीव्रता। ऑलराइट, दो तरंगों y1 इक्वल टू दिया हुआ है 4 sin ओमेगा टी एवं y2 दिया हुआ है 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान देखिएगा। 7 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। इसका आंसर 5 होगा। ऑलराइट, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है B²/2 नॉट 2 म्यू नॉट। राइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नंबर 22 में आइए। 6 माइक्रो फैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। तो 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड, इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर आइए 23 में। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = sin 60 sin 100 पाई टी में धारक के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा इसमें से? तो ए आंसर दिया हुआ है 60 √2 और बी 30 है, 100 है, फिर सुने इसका आंसर 30 होगा जेंटलमैन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। LR इसको आप किस रूप में जानते हैं? तो रेसिस्टर और इंडक्टर के रूप में जानते हैं। L इंडिकेट करता है इंडक्टर को और R रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टर को। परिपथ की प्रतिबाधा होती है, क्या होती है ये? तो √R² प्लस ω² इंटू L²। नेक्स्ट आइए 25 में। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो ये दुगुना हो जाएगा जेंटलमैन। ठीक है, 26 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में। एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2A/S की दर से बढ़ रही है। तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, क्या होगा? -10 वोल्ट हो जाएगा। ऑलराइट जेंटलमैन, आइए 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 में कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, क्या है ये? तो 8.0 × 10⁻22 इनवर्स जूल इनवर्स टी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आइए 28 देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा जेंटलमैन, π/2। फिर आइए देखते हैं 29 क्वेश्चन। 29 में दिया है जब किसी कुंडली में धारा 0.1 में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व पूछ रहा है। तो 1.67 दिया हुआ है, बी में 6 हेनरी है, 3 हेनरी है, सी में और डी में 0.67 हेनरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1.67 हेनरी। फिर 30 में आइए। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? 4 ऑप्शंस दिए हुए जेंटलमैन, मैं डायरेक्ट आंसर बोल देता हूँ। हाइगेंस नंबर सी में चेक कर लीजिएगा आप लोग। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है,
तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल का या नीला का या पीला का या बैंगनी का? तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल का। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है किससे? प्रोटॉन से, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट 34 आते हैं जेंटलमैन, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है। तो इसका आंसर ए में 0 डिग्री है, बी में 90 डिग्री, सी 180 डिग्री कह रहा है, डी 45 डिग्री। इसका आंसर होगा 90 डिग्री जेंटलमैन, बी नंबर इसका आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। आइए 35 में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो ऑफकोर्स गामा के किरणों का होता है, आप अच्छे से जानते होंगे यदि आप पढ़े होंगे फिजिक्स को। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, कूलॉम का नियम। तो ऑफकोर्स आंसर इसका कूलॉम का नियम। ठीक है जेंटलमैन, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, बस मैं फिनिश करता हूँ इसको। 37, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बोल देता हूँ, बी होगा, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। 38 में आते हैं, किसी चालक के संवहन वेग तथा संवहन वेग ऑफकोर्स जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, क्या है? 38 का आंसर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू E के। और नंबर 39 में आते हैं, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू एफ है, माइक्रो एफ है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? 20 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। ऑलराइट, फिर आते हैं 40 में, विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। तो ऑफकोर्स विभवांतर कहने की आवश्यकता नहीं। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है भाई? घटती है, बढ़ती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, फिर समान रहती है। इसका ए आंसर हो जाएगा, घटती है। I-42 में दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो 1:2 हो जाएगा। ऑलराइट, आते हैं 43 में, परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है? तो C²/N इंटू M जेंटलमैन। तो आइए 43 देखते हैं, परावैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है? तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, आइए 44 देखते हैं, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, क्या होता है? तो ए इसका आंसर होगा, 0। 45 में आते हैं, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होती है? समरूप या त्वरित या अवमंदित या अपसरित? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अपसरित। बस पेशेंस बनाए रखिए, मैं जस्ट फिनिश करता हूँ इसे। आते हैं 46 पर, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लास्क का मान होता है, क्या होता है? तो इसका बी आंसर आ जाइएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट। देखते हैं, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लास्क का मान होता है पर एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका बी आंसर टिक कर लीजिएगा। I-47 देखते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ओके, I-48 में आते हैं, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि इसका आंसर A, B, C, D। तो इसमें B को टिक कर लीजिएगा, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, आते हैं 49 पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रवृत्ति या इनमें से सभी? तो इसका आंसर इनमें से सभी कर लीजिएगा। I-50 देखते हैं, निकेल है, क्या है? तो अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं। तो निकेल ये लोह चुंबकीय होता है। I-51 देखते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है दिक्पात या नमन कोण या चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या आभासी नमन कोण? तो इसका बी आंसर कर लीजिएगा, दिक्पात। ओके, आइए हम लोग देखते हैं 52 को, ये पेज नंबर 22 में देख रहा हूँ। 52 में है, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर होगी। इसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं।
आइए 53 देखते हैं। एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेग, ऊर्जा, कोणीय वेग, संवेग। तो इसमें सी आंसर टिक आउट कर लीजिएगा, संवेग इसका सही आंसर है। और आते हैं 54 में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है, क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों की गति मंद करना, न्यूट्रॉनों की गति तीव्र करना, इलेक्ट्रॉन की गति कम करना, इलेक्ट्रॉन की गति तीव्र करना। तो ये आंसर टिक कर लीजिएगा, न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। आइए 55 देखते हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बोरॉन, बी बिस्मथ, सी आर्सेनिक और डी फास्फोरस। तो इसका आंसर बोरॉन टिक कर लीजिएगा, ए नंबर। आइए 56 देखते हैं। डायोड का उपयोग किया जाता है प्रवर्धक की तरह और दोलक की तरह और मॉड्यूलेटर की तरह या दिष्टकारी की तरह। तो इसका आंसर डी टिक कर लीजिएगा, दिष्टकारी की तरह। ऑलराइट जेंटलमैन, आते हैं 57 में। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर को खत्म कर रहा हूँ और काफ़ी एनालिसिस के बाद में ये बता रहा हूँ। बहुत कम चांसेस है कि कोई एक आध क्वेश्चन आपका करेक्ट ना हो, अदरवाइज मैंने बहुत मेहनत करके इसके आंसर को चेक आउट किया है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। 57 चेक कीजिएगा। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका ए आंसर कर लीजिएगा, टिक आउट, बढ़ती है। और 58 में रेडियो सक्रियता का मात्रक है, तो क्यूरी इसका मार लीजिएगा, बी नंबर आंसर। और निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, कैथोड किरण। तो ऑफकोर्स गामा किरण की होती है। और 60 में आइए, टीवी प्रसारण के लिए, आप जानते हैं टीवी हम लोग देखते हैं, तो टीवी प्रसारण के लिए पूछा जाता है कि आवृत्ति परास का उपयोग होता है हर्ट्ज, तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसके लिए जो उपयुक्त हर्ट्ज होनी चाहिए वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए, यानी सी नंबर इसका टिक आउट कर लीजिएगा। आइए 61 में आते हैं। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, 4 ऑप्शन दिए हुए, मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ, डी नंबर, प्रिज्म कोण पर। ये इसका सही आंसर है, डी मार लीजिएगा। 62 में आते हैं। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है उच्च ताप, अर्धचालक, उच्च दाब या संख्या परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, संख्या परिवर्तन। बस थोड़ा सा और कुछ सेकंड्स लेंगे आपका और मैं फिनिश करता हूँ। आइए 63 देखते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, नंबर ए परावर्तन, नंबर बी ध्रुवन, नंबर सी व्यतिकरण, नंबर डी विवर्तन। तो इसका सही आंसर टिक आउट करिएगा, ध्रुवन। 65 में आते हैं। 25 का द्विआधारी समतुल्य है, तो इसका देखिएगा 11002 दिया हुआ है, 1001, और इसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आप जैसा कि, तो आइए 64 में देखते हैं। जैसा कि 25 का द्विआधारी समतुल्य पूछा गया है, तो इसको बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 का है ना, 25 का, तो मेरे पास मार्कर भी उपलब्ध नहीं है, वरना मैं बता देता। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका सी आंसर मार लीजिएगा, 1100 1/2। और फिर आइए 65 नंबर पे, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है या के समान नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं, या जैसी होती है तो बी नंबर टिक आउट कर लीजिएगा, के समान नहीं होती है। ऑलराइट, 65 में जेंटलमैन प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा, मैं फ्यू सेकंड्स में क्वेश्चन पेपर को खत्म कर रहा हूं और ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है, तो जो भी मैंने बताया है बहुत ही हार्डवर्क करके एनालिसिस किया है हमने, फिर आंसर को मैंने चेक किया है और पाया है कि जो आंसर मैं बोल रहा हूँ वो बेहद सही है। और आप देख लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए आपने कितना सही बनाया है। आते हैं 66 पे, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और आइए 67 देखते हैं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध ये बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर टिक आउट करिएगा, ए। और 68 में आइए, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी अनंत। तो इसका बी आंसर टिक आउट करिएगा, ऋणात्मक। बस अब 2 क्वेश्चन मैं करके अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। और नंबर 69 है, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल बी हो तो इसका आंसर टिक आउट करिएगा, टी प्रोपोर्शनल 1/v, यानी सी इसका सही आंसर होगा। नंबर 7 में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये जेंटलमैन। 1D ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है केवल उच्च धारा, केवल उच्च वोल्टेज, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज, निम्न धारा एवं निम्न वोल्टेज। तो इसका बी
टिक आउट करिएगा केवल उच्च वोल्टेज। तो मैंने 1 से लेकर के 70 तक जेंटलमैन, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और मैंने 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो मैंने एनालिसिस किया है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, आप चेक आउट कर लीजिए, देख लीजिए आपने कितना सही बनाया है, कितना गलत बनाया है। और कभी भी आपको किसी भी रूप में होपलेस नहीं होना है। कम भी बनाया है तो भी खुश रहिए, ज़्यादा बनाया है तो भी खुश रहिए, तब तो बहुत ज़्यादा खुश रहिए। और अभी आपके और भी पेपर्स हैं, एग्जाम्स हैं, उनको दीजिए अच्छे से। मैं विश करता हूँ कि आप सब अच्छे डिवीजन से पास करें और ढेर सारी मिठाइयाँ बटे आपके परिवार में, आपके परिवार आपको मल्ला पहनाए, आपके परिवार आपको चूमे, आपको सराखों पर रखे। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका बाकी एग्जाम्स बहुत ही अच्छा जाए। मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर भी एनालिसिस करूं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी एग्जामिनेशन।